कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य चल रहा था, जिसका आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आर्थिक और अनार्थिक क्रिया के बारे में बताया था, फिर व्यवसाय किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था, व्यवसाय की आर्थिक और अनार्थिक क्रिया बताया था, आर्थिक और आर्थिक क्रिया में संबंध बताया था, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं, और उसके बाद एक नया टॉपिक चालू हुआ था व्यवसाय, व्यवसाय किसे कहते हैं उसके बारे में बताया था। और आज हमारा व्यवसाय की विशेषता, आज से नया टॉपिक चालू है व्यवसाय की विशेषता। व्यवसाय मैंने बताया था उत्पादित वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने, उपभोक्ता तक पहुंचाने और उसे संतुष्ट कराने के लिए जितनी क्रियाएं की जाती है वो सब व्यवसाय के अंतर्गत आता है, चाहे वो व्यापार हो, वाणिज्य हो, है ना, चाहे आपका परिवहन हो, परिवहन व्यापार के सहायक हो, जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब आपका व्यवसाय के अंतर्गत आती है। अब आता है व्यवसाय की क्या विशेषता होती है। किसी भी क्रिया को ठीक से समझने के लिए उसकी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न किया जाए कि किस आर्थिक क्रिया को व्यवसाय कहेंगे, तब हम व्यवसाय की विशेषता पर ध्यान देंगे। पहला, वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण होना, उद्देश्य लाभ कमाना, क्रिया में निरंतर व नियमितता होना। निरंतर मतलब आप जो काम कर रहे हो वो नियमित रूप से करते रहो, निरंतर लगातार करते रहो। प्रतिफल का आधार निश्चित व जोखिम हो, निश्चित अनिश्चित एवं जोखिम हो। प्रतिफल जैसे आप कोई दुकान में काम करते हो, मतलब आपका एक दुकान का बिजनेस है, तो आप बोल सकते हो क्या आज मेरा 10,000 का लाभ हुआ तो कल मेरे को 50,000 का लाभ होगा, या कल भी मेरे को 10,000 का लाभ होगा, ये बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। ये हो सकता है आज अगर आपको 10,000 का लाभ हो तो कल आपको 1,000 की हानि भी हो जाए, ये अनिश्चित है और ये जोखिम भी है। उसके बाद आता है व्यवधानिक। व्यवधानिक मतलब वैध हो, कानून के अंतर्गत ये काम हो। अतः व्यवसाय की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए लक्षणों पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला, मानवीय आर्थिक क्रिया। मानवीय आर्थिक क्रिया अर्थात मानव के द्वारा की गई वो क्रियाएं जिसका उद्देश्य लाभ कमाकर काम करके लाभ कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, उसको आर्थिक क्रिया और मानवीय आर्थिक क्रिया। क्योंकि हम पशु पक्षी से भी काम लेते हैं अपने व्यवसाय में, कुछ हद तक पशुओं से भी काम लेते हैं, किंतु उसको आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं कहेंगे। केवल मानव के द्वारा की गए कार्य जिस पर पैसे की प्राप्ति हो वो व्यवसाय के अंतर्गत या व्यवसाय की विशेषता पर आता है। पढ़ रहा हूं, सुनना। व्यवसाय के अंतर्गत सिर्फ आर्थिक क्रिया को शामिल किया जाता है, अनार्थिक क्रिया व्यवसाय के अंतर्गत नहीं आते। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रिया सिर्फ मानव द्वारा संपन्न की जाए, केवल मानव। पशु पक्षी क्रियाएं सम्मिलित नहीं की जाती। पशु पक्षी व्यवसाय है तो मानव के साधन हो सकते हैं, इसके पशु पक्षी सामाजिक होना चाहिए, साधु ऋषि नहीं। अगला होता है विनिमय संबंधी क्रिया। विनिमय संबंधी क्रिया मतलब विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। व्यवसाय में यदि आप सामान आदान प्रदान मतलब आप सामान ले रहे तो उसके बदले आपको पैसा प्राप्त हो। यदि आप सामान ले दिए और कुछ लाभ ही नहीं हुआ, आपको पैसा नहीं मिला, तो वो आर्थिक क्रिया व्यवसाय मतलब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आर्थिक क्रिया को व्यवसाय में रखा गया है, तो आर्थिक क्रिया का मूल उद्देश्य या ये बोल सकते हो आर्थिक क्रिया उसे बोलेंगे यदि आप अगर पैसा देते हो या सामान देते हो तो उसके बदले आपको पैसा या सामान प्राप्त हो, है ना। वस्तु और सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक है। प्रोफेसर हैनी के अनुसार व्यवसाय विनिमय का आधार है। अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय की आधारभूत विशेषता विनिमय। उसके बाद उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज, संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है। व्यवसायिक क्रियाकलापों में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, आधार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता है। परिवर्तन मतलब क्या, सृजन मतलब होता है खपत। जैसे आप वस्तु को जो उत्पादन होता है वो वस्तु के क्षेत्र के आधार पर, ग्राहकों की मांग के आधार पर, ग्राहकों की रुचि के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और उत्पादन वस्तु का सृजन करते हैं, देते हैं, बांटते विक्रय करते हैं। अगर वस्तु की मांग ही नहीं होगी तो आपके उत्पादन का कोई मतलब नहीं। अगर क्षेत्र के आधार पर अगर वस्तु को बेचना है तो उस क्षेत्र में ग्राहक किस मांग की वस्तुओं को ज्यादा मांगते हैं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगला होता है लाभ अर्जन का उद्देश्य। व्यवसाय का उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना, क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस, व्यवसाय या व्यापार करते हो तो आप किस उद्देश्य से करते हो? ऐसे फ्री में बैठ के सेवा के
नहीं। हम लोग क्या करते हैं, यदि हम व्यापार व्यवसाय करते हैं तो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। आज हमको 10 रुपए का लाभ हुआ है तो कल हम अपेक्षा करेंगे कि कल हमको 20 रुपए, 30 रुपए या 10 से ज्यादा का लाभ हो, ये हम इच्छा रखते हैं। बोलता है व्यवसाय क्रिया का मूल उद्देश्य लाभार्जन होता है। व्यवसाय का स्वामी साहसी होता है। साहसी का जोखिम वहन करने के कारण जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है, अर्थशास्त्र में उसे लाभ कहा जाता है। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामी लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे लाभ की आशा ना हो तो वह व्यवसाय प्रारंभ नहीं करेगा। यदि आपको पैसा ही नहीं कमाना है तो आप क्यों जबरदस्ती अपना व्यवसाय में टाइम वेस्ट करोगे, व्यवसाय कभी नहीं करोगे। यदि आपको पैसा कमाना है तभी आप क्या करोगे, व्यवसाय करोगे, व्यापार करोगे। इसलिए वाणिज्य शास्त्री इल्विन थॉमस मौद्रिक आय को व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। व्यवसाय में निहित लाभ तत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कुछ अर्थशास्त्री कथन है कि बिना लाभ के व्यवसाय नहीं है। अगर व्यवसाय में लाभ नहीं हो रहा तो मान लो व्यवसाय नहीं है। उसके बाद आता है अनिश्चितता व जोखिम। सही बात है, किसी भी व्यवसाय में अनिश्चितता का मतलब है निश्चित ना होना, और जोखिम मतलब होता है आपको हो सकता है भविष्य में लाभ के बजाय हानि हो जाए। अनिश्चितता निश्चित नहीं है कि लाभ होगा कि हानि होगा, और जोखिम मतलब ये बोल सकते हो कि आपको भविष्य में लाभ ही होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ये आपको आगे भविष्य में चलकर हानि का भी सामना करना होगा। ठीक, उसके बाद आता है वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, क्रियाओं में निरंतरता और समाज को लाभ। वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, कोई भी व्यवसाय करता है तो आप सामान देते हो तो उसके बदले आपको पैसा मिलता है। यदि बहुत लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, है ना, वकील हो गया, ये सब क्या करते हैं, सामान बेचते हैं क्या, नहीं, ये अपनी सेवा देते हैं, और अपनी सेवा के बदले लोगों को क्या मिलता है, आय प्राप्त होता है। डॉक्टर क्या करता है, अपनी सेवा देता है। डॉक्टर आकर सामान बेच के जाता है क्या, नहीं, वो अपनी सेवा देता है, अपना परामर्श देता है, और उस परामर्श के बदले आपको क्या मिलता है, डॉक्टर को क्या मिलता है, धन प्राप्त होता है। और दुकानदार होगा तो आपको सामान देगा और उस सामान के बदले वो क्या प्राप्त करेगा, पैसा प्राप्त करेगा। तो व्यापार या व्यवसाय में बोल सकते हो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। उसके बाद आता है क्रियाओं में निरंतर। क्रियाओं में निरंतर, यदि कोई काम कर रहा है तो वो निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप दुकान खोले हो फिर उसके बाद 20-25 दिन 2 महीने के बाद फिर एक बार दुकान खोलो, उसको व्यवसाय नहीं कहते। व्यवसाय उसको बोलते हैं आज आप लाभ कमाने के उद्देश्य से आज अपना दुकान 1 घंटा खोले हो तो कल इस उम्मीद पे खोलना कि कल मैं 2 घंटा खोलूंगा और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाऊंगा, कल फिर और खोलूंगा फिर और लाभ कमाऊंगा। ऐसा कंटिन्यू निरंतर अपने व्यवसाय को बढ़ाना, व्यवसाय को चलाना, उसी को ही हम व्यवसाय कहते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है समाज को लाभ। व्यापार में व्यवसाय से समाज को लाभ होता है। ठीक है, तो इसके पॉइंट पढ़ता हूँ। वह किस्म की उत्तम वस्तु का निर्माण करे। व्यवसाय को व्यापार समाज को आप किस प्रकार से लाभ प्राप्त करवा सकते हो या समाज को किस प्रकार का लाभ दे सकते हो, तो व्यवसायी को चाहिए कि समाज के हित का ध्यान रखे। चाहे उसको उत्तम किस्म की वस्तु दिए, अच्छी किस्म की वस्तु अच्छे दाम पर दें, है ना, ठगी ना करे, मिलावटी वस्तु का विक्रय ना करे, ये सब चीज नाप तौल में कोई कमी ना करे, है ना। ये सब समाज के लिए व्यवसायी को चाहिए कि समाज के हित में काम करे। उसके बाद आता है आपका व्यवसाय, पेशा, रोजगार। ठीक, अब नया टॉपिक है आपका व्यवसाय, पेशा या रोजगार। व्यवसाय को तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद टॉपिक है पेशा। पेशे के बारे में होता है, पेशा एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान होता है। व्यवसाय और पेशे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन व्यवसाय अपने स्थान पर व्यवसाय कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ना हो वो व्यवसाय कर सकता है। किंतु पेशे के लिए पढ़ा लिखा होना अर्थात एक विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है। मैं पेशे के बारे में पढ़ रहा हूँ, सुनो फिर समझाऊंगा। आम धारणा है कि पेशा व्यवसाय में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य लाभ कमाना है, किंतु दोनों क्रिया आर्थिक होते हुए भी अलग है। दोनों का उद्देश्य पैसा कमाना है, किंतु एक जैसा होते हुए भी दोनों अलग अलग है। एक डॉक्टर, वकील, दोनों का उद्देश्य एक व्यवसाय की भांति मानव सेवा द्वारा लाभ प्राप्त करना है। सभी निश्चित जोखिम उठाना पड़ता है, फिर भी डॉक्टर, वकील पेशेवर व्यक्ति है, व्यवसाय उसको हम पेशेवर व्यक्ति बोलते हैं, व्यवसाय नहीं। पेशा एक क्रिया है, क्रिया मतलब काम है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण, कार्य पद्धति व अनुभव के आधार पर मानव की सेवा की जाती है। जब तक आपके पास कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टरी के लिए या डॉक्टर का पेशा करने के लिए, डॉक्टर की सेवा देने के लिए उसको डॉक्टर या मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी। वकील होगा तो उसको वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो सेवा दे सकता है। अर्थात उसको एक विशिष्ट ज्ञान की
आवश्यकता होगी। उस पर उसको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग, कार्य पद्धति और अनुभव, मतलब उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तभी वह दूसरों की सेवा कर सकता है। लेकिन व्यवसाय में ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहो पढ़े लिखे हो, नहीं हो, जानकारी है नहीं है, दुकान खोलो और बैठ जाओ अपना व्यापार करने लगो, इसमें कोई विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे बढ़ता है, जैसे एक डॉक्टर को मरीज की जांच स्वयं करनी पड़ती है, इंजीनियर को नक्शा स्वयं बनाना पड़ता है, वकील को कार्य भी स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि यह विशिष्ट ज्ञान उसी के पास होता है, मात्र सहयोग अपने सहायक से ले सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन स्वयं करता है, जैसे जैसे कार्य का अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे दक्षता प्राप्त होती है। अगर वह कार्य में अनुभव चाहिए तो उसको धीरे धीरे काम करना पड़ता है। पेशे में कुछ नियम शिष्टाचार निहित होते हैं जिसका पालन पेशेवर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार विशिष्ट ज्ञान प्रशिक्षण व योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाएं पेशा कहलाती है। विशिष्ट ज्ञान के आधार पर अगर आप मानव की सेवा करते हो या मानव उस कार्य को करता है तो उसको पेशा कहते हैं। प्रमुख पेशेवरों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि कहते हैं। कुछ परंपरागत एवं जातिगत के आधार पर पेशा अपनाया जाता है, जैसे लोहार, सोनार, बढ़ई, धोबी, नाई और कुम्हार। पेशे की विशेषता के बारे में बताया है। पहला, पेशे में पेशेवर के पास विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के पेशा का कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे वकील को कानून का ज्ञान, डॉक्टर को बीमारी व लक्षण उपचार का ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान के कारण ही मानव आर्थिक क्रिया सेवा करते हैं। अगला बोलता है, पेशे में सेवा भावना का तत्व रहता है, लाभ की अपेक्षा सेवा से अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात प्रथम सेवा फिर लाभ का सिद्धांत पेशे में लागू होता है। यदि सेवा भावना नहीं हो तो कोई भी वकील, डॉक्टर अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त नहीं कर सकता। अगला होता है, पेशे में ईमानदार व नैतिकता का गुण पाया जाता है। इन शब्दों में यदि पेशा जीवित रहता है तो पेशे में ईमानदार व नैतिकता का गुण होना चाहिए। अगला आता है, पेशेवर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपना ज्ञान का प्रयोग अन्य के लिए करे, अर्थात उन्हें वकालत, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य जनसाधारण के लिए करना चाहिए, तभी वह पेशेवर व्यक्ति वकील, इंजीनियर बन सकता है। एलएलबी की डिग्री, एमबीबीएस की डिग्री पास रखने के बाद घर में बैठे रहना वकील, डॉक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके पास ये सब विशिष्ट ज्ञान है या आप पेशेवर व्यक्ति के रूप में काम करना चाहते हो तो घर में नहीं बैठना चाहिए, आपको उस डिग्री का उपयोग करना चाहिए, जनसेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट होता है, उचित ढंग से कार्य व सेवा करने के लिए प्रत्येक पेशे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। लोग सम्मान से डॉक्टर साहब, वकील साहब आदि के नाम से पुकारते हैं, जबकि व्यापारी साहब या एजेंट साहब कहकर व्यवसायी को प्रायः नहीं पुकारा जाता। समझ में आया? यदि पेशेवर व्यक्ति अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो उसके शब्द के आगे उसके क्या बोलना चाहिए, उसको एक ईमानदार अच्छे से काम करेगा तो उसको एक शब्द के रूप में पुकारा जाता है, उसका सम्मान के रूप में। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब, वकील है तो वकील साहब। लेकिन व्यापारी भी लगन से काम करता है किंतु उसको व्यापारी साहब नहीं बोला जाता, व्यवसायी साहब नहीं बोला जाता। इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, नियोजन या रोजगार। ठीक है, रोजगार का मतलब होता है जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं और उस काम के बदले हमको पैसा मिलता है, ये रोजगार की हकीकत आता है। नियोजन, रोजगार या सेवा सभी समानार्थी शब्द है। आर्थिक क्रिया में इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे लोग आते हैं जो निश्चित समय के लिए पूर्व निश्चित राशि वेतन मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं। सेवा जिसे नौकरी भी कहा जाता है, यदि आप किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो वो नौकरी को ही रोजगार बोला जाता है। जिसमें निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसे नौकर, कर्मचारी, नियोजित कहा जाता है तथा कर्मचारी जिसके निर्देश आदेश पर कार्य करता है उसे नियोक्ता या सेवांतर या स्वामी कहा जाता है। यदि आप किसी के अंडर में काम करते हो तो आप एक नौकर हो, है ना, और अगर जिसके अंडर काम करते हो आपका मालिक या स्वामी कहेंगे। आगे बढ़ता है, सेवा कार्य प्रारंभ करने के पूर्व नियोक्ता कर्मचारी के मध्य कार्य शर्तें, वेतन, भत्ते, सुविधा, भविष्य निधि आदि शर्तों के साथ संविदा होता है, मतलब समझौता होता है। ये कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कर्मचारी सरकारी कार्यालय, निगमों, कंपनियों, बैंक, बीमा, निजी संगठन जैसे टाटा, बिरला, अंबुजा आदि में कार्य करते हैं। इन्हें प्रबंधक, सेक्शन अधिकारी, सचिव, अधिपति, चपरासी, टाइपिस्ट, निरीक्षक, शिक्षक के नाम से पुकारा जाता है। दुकान, घर में दुकान करने वाले कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं।
नियोजन की विशेषता बताया पहला, नियोजन किसी भी व्यक्ति या फर्म में कार्य प्रारंभ संभालने पर प्रारंभ होता है। प्रत्येक नियोजन कर्मचारी अपने उच्चाधिकार स्वामी के आदेश का पालन करता है। यदि आप कहीं पे नौकरी करने जाते हो, रोजगार प्राप्त करने जाते हो, तो आप अपने मालिक के अंडर में काम करते हो। मालिक या स्वामी जो आपको आदेश देगा, उस आदेश का पालन करते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगला पॉइंट होता है नियोजित हुआ कर्मचारी अपनी सेवाओं के बदले वेतन मजदूरी प्राप्त करता है। सही बात है, यदि आप किसी की नौकरी करते हो तो आप अपना सेवा देते हो, आप अपना पारिश्रमिक देते हो और उसके बदले आपको क्या मिलता है, पारिश्रमिक मतलब पैसा प्राप्त होता है। जब पारिश्रमिक मासिक साप्ताहिक हो सकता है, कभी कभी मजदूरी समय के अनुसार और कभी कार्य के अनुसार दी जाती है। यदि 1 महीने का होगा तो महीने के हिसाब से दी जाएगा या काम के अनुसार, 1 दिन का काम किया तो 1 दिन का पैसा मिलेगा, है ना। ये आपको मालिक और कार्यकर्ता के बीच में, मतलब मालिक और नौकर के बीच में ये समझौता रहता है कि वो आपको महीने समय बीतने के बाद पैसा देगा या काम बीतने के बाद पैसा देगा, ये उसके ऊपर है। उसके बाद अगला बोलता है कर्मचारी नियोजन व निर्धारित नियमों और प्रतिपालनों करता है। उसके बाद आता है नियोजन के लिए कोई मानक कार्य नहीं है, वह सारे कार्य के प्रति अपेक्षित निर्भर होता है। उसके बाद आता है व्यवसाय, रोजगार और पेशे में अंतर, इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में व्यवसाय के उद्देश्य क्या पढ़ाऊंगा, व्यवसाय के उद्देश्य से पढ़ाऊंगा क्लास 3 में, और कोशिश करेंगे इसको एक आध 2 क्लास में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का। तो जितना मैंने बताया व्यवसाय, व्यवसाय की विशेषता, रोजगार और पेशा क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और रोजगार, व्यवसाय और पेशे में अंतर को याद करेंगे। इसका एक प्रश्न आता है। तो जितना मैंने बताया क्लियर है।